नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जर्नली यहाँ से भी आप देखोगे कि परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहले की जितनी भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उन सभी परीक्षाओं में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जर्नली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्यारे दोस्तों, यकीन मानना आगे भी आप हर परीक्षा के अंदर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि संविधान संशोधन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता हों, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था और क्या क्या उसमें चेंजेज हुए थे, तो वो चीज़ें हमने देखनी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो संविधान संशोधन का अर्थ हम समझेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही संविधान बना गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन या बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो हमारे समाज के लिए या हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे और उनका हमें पालन करना था। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक चीज़ बनाने के बाद वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे हमारा जो जीवन है वो निरंतर उसमें बदलाव आते रहते, तो ठीक उसी प्रकार हमें अपनी आवश्यकता अनुसार या समय की मांग के अनुसार संविधान में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, समय समय के साथ कुछ बदलाव करने पड़ते हैं और इसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी कि संविधान में जो नियम बनाए गए हैं समय समय पर उनको लोगों की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए या जीवन के साथ कई बार जैसे जैसे हमारा समय बदलता है तो कुछ चीज़ें, कुछ कानून जो हैं जो पहले बने थे उनमें कुछ सुधार करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हम संविधान के अंदर बदलाव करते हैं वो सारी चीज़ें हम संविधान संशोधन के रूप में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जो हमने संविधान में जोड़ी है वो कौन से देश से, मैंने जो ये टॉपिक आपको पहले भी करवाया था कि हमारे जो संविधान है उसके कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि जो हमारा संविधान बनाया गया उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से, कौन से संविधान, किस देश के संविधान से ली है। तो प्यारे दोस्तों, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमें कौन से देश से ली है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश से हमने ये क्या ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया? तो आपको ध्यान रखना है ये अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन का जिक्र है? तो आर्टिकल या अनुच्छेद, अनुच्छेद बोलो या आर्टिकल बोलो। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 368 के अंदर आता है। आपने देखा होगा बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया था कि बताओ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखना, वो आर्टिकल जो है 368, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, जो संविधान संशोधन है वो आता है। और ये कौन से भाग में है? भाग 20। कई बार आपसे भाग भी पूछ लिया जाता है, भाग 20 है। और भाग 20 में जो आर्टिकल है ना 368, उसके अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब देखो, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो केवल और केवल संसद द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा इसमें कोई भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होता, संशोधन होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको कोई भी मंत्री वगैरह कोई भी कर देगा। तो उसके लिए प्रस्ताव मतलब भेजा जाता है और फिर संसद में उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। तो ये केवल और केवल संसद द्वारा किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये प्रक्रिया केवल और केवल संसद द्वारा की जा सकती है। अब कुछ दोस्तों, लगभग 104 संविधान संशोधन हमारे संविधान के अंदर हुए हैं। तो वो हमने पढ़ने की कौन कौन से, क्या 104 के 4 हमें पढ़ने? बिल्कुल नहीं पढ़ने 104 के 4। हमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट जितने भी संविधान संशोधन हुए वो सारे के सारे पढ़ने। तो सबसे पहला संविधान संशोधन है प्यारे दोस्तों, वो देखोगे सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत
संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्या हमने इसका जिक्र नहीं किया पहले? 9वीं अनुसूची, जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो हमने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था कि भाई हमारे संविधान में पहला संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसके तहत हमें पता ना हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? केवल 8 अनुसूचियाँ थी। फिर 9वीं अनुसूची आई, संविधान में बदलाव किया गया, सबसे पहला जो संशोधन किया गया 1951 में, उसके तहत 8 सूची तो पहले थी, फिर 9वीं सूची आई। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया किसके तहत? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत, ठीक है, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती। भाई सरकार ने कुछ भूमि सुधार कानून बनाए थे, तो ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया कि भाई कोई भी व्यक्ति इनको चुनौती नहीं दे सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि लेकिन अब क्या है, इसको चुनौती दी जा सकती है। 2007 में मैंने बताया था भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति अब भूमि सुधार कानूनों को, ठीक है, चुनौती दे सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, लेकिन पहले ऐसा था कि चुनौती नहीं दे सकता था। आगे देखो दोस्तों, तो आपको पहला ये समझ में आ गया होगा कि पहला संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसके तहत भूमि सुधार कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब दी जा सकती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो है 7वां। तो 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो कि 1956 में हुआ। पहला 1951 में, फिर आपने याद रखना 7वां 1956 में। जो हम इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो पढ़ रहे हैं, सारे नहीं पढ़ने हमें, केवल इम्पोर्टेंट पढ़ने। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन आया, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, किसके तहत? 7वां संविधान संशोधन के तहत। तो आपको याद रखना है, देखो पुनर्गठन का मतलब भी क्या होता है भाई? इकट्ठा करना, ठीक है, और साथ का मतलब भी साथ रहना, इकट्ठा रहना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, 7वां संविधान संशोधन है, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956, और आंध्र प्रदेश को पता ना भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है वो राज्य का दर्जा दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना। उसके बाद है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में हुआ। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। अब नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया भाई। ये 13वां संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 13वां, ठीक है। हमने पहला पढ़ा भाई 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत भूमि सुधार कानूनों को चुनौती नहीं दे सकती, जो कि 1951 में हुआ। फिर हमने पढ़ा 7वां, ठीक है, जो कि हुआ 1956 में। भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, आपने याद रखना। उसके बाद आता 13वां, जो कि हुआ 1962 में। कब हुआ? 1962 में। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो आपसे पूछेंगे दूसरा, 5वां, 13वां, 14वां। तो आपने बताना 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और 1962 में, तो आपको याद रखना 1962 में नागालैंड को, ठीक है, राज्य का दर्जा दिया गया। ये अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो नागालैंड में है नागा। नागा नागा एक लड़का है जो गाना गाता है, लेकिन बहुत ही बेसुरा गाना गाता है। तो हम कहेंगे नागा भाई, नागा भाई तेरा, नागा भाई तेरा गाना बड़ा बेसुरा है। नागा भाई तेरा गाना बड़ा बेसुरा है। तो आपको यार नागा से क्या बन जाएगा? नागा से बन जाएगा नागालैंड, ठीक है। और 13 से क्या बन जाएगा? 13वां। तो 13वां संविधान संशोधन जो कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। आई होप दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा, जो कि 1962 में हुआ। आगे देखेंगे 16वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो कि इसके 1 साल बाद हुआ। ऐसा नहीं था कि केवल एक संविधान संशोधन एक साल में एक ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक साल में 2-2, 3-3, 4-4 कितने भी जो है संशोधन हो जाते थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक साल के अंदर एक ही होगा। तो देखो उसके 63 के बाद 16वां आ गया, ठीक है। तो 16वां संविधान संशोधन क्या है? तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा। हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी, ठीक है। तो भाई आपने पता था तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता था? शपथ, 3 बार शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपको पता है ना भाई। दूसरी में, पहली में तो क्या था? भारत जो है भाई वो राज्यों का संघ है,
इसके बारे में था। दूसरी क्या थी भाई, सैलरी के बारे में थी, 2 बार सैलरी चाहिए तो 3 बार शपथ लेनी पड़ेगी। और तीसरी अनुसूची में क्या था, शपथ। ठीक है, हमने याद किया था। तो भाई जब भी आपने देखा कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी जब भी शपथ लेता है मंत्री, तो वो क्या बोलता है, मैं भारत की स्वतंत्रता व अखंडता को बनाए रखूंगा, ऐसी मैं शपथ लेता हूँ। वो अपने जब भी वो शपथ लेता है तो इस लाइन को वो जरूर बोलता है। तो ये 16वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत तीसरी अनुसूची में थोड़ा सा बदलाव किया गया शपथ वाली में, और उसमें क्या जोड़ा गया, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ठीक है, तो कोई भी मंत्री जब भी शपथ लेता है तो ये लाइन जरूर बोलता है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, 16वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1963 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना। 18वां संविधान संशोधन, जो कि चंडीगढ़ को, आपको पता भाई चंडीगढ़ आते ही आपको पता भाई चंडीगढ़ को जो केंद्र शासित प्रदेश का यूटी का दर्जा दिया गया, वो दिया गया था 1966 में। आपको पता है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना था। ठीक है, अब भाई चंडीगढ़ पर विवाद हो गया कि भाई अब ये किसके उसके हिस्से में जाएगी। तो दोनों की भाई लड़ाई होगी कि भाई हरियाणा चाहता था वो चंडीगढ़ जो है हरियाणा के हिस्से में आ जाए, पंजाब चाहता था पंजाब के हिस्से में आ जाए। तो एक बीच का समाधान निकाला गया कि क्यों ना चंडीगढ़ दोनों की राजधानी बना दी जाए। ठीक है, और साथ में यूटी भी बना दी जाए कि इस पर विवाद ही ना हो बाद में। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, किसको, चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला, 18वें। तो 18वें संविधान संशोधन के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। और अगर आपको पता है कि भाई 1966 में हरियाणा जो है अलग राज्य बना था, तो आपको पता है ये, तो आपको याद हो ही जाएगा कि भाई चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 में मिला। अब आपको याद कैसे रखना है, मैं चंडीगढ़ में 18 सेक्टर, देखो चंडीगढ़ में 17 और 18 सेक्टर बहुत मतलब बोले जाते हैं भाई, सितारा, चंडीगढ़ सितारा सेक्टर ले चलो, सितारा यानी कि 17 और 18। तो आपको याद रखना, मैं चंडीगढ़ में 18 सेक्टर में रहता हूँ। तो एक लड़का पूछ रहा है भाई तुम कहाँ रहते हो, तो मैं बता रहा हूँ मैं चंडीगढ़ 18 सेक्टर में रहता हूँ। तो आपको ऐसे याद रखना। 31वां संविधान संशोधन, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। मूल संविधान में क्या था कि भाई लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 की गई थी। ठीक है, 525 की गई थी स्टार्ट। इससे पहले जब ये 31वां संविधान संशोधन आया 1973 में, बहुत बार पूछा जाता भैया। तो 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है 525 से 545 जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या की गई, वो 31वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी, जो कि हुआ था 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद ना रहे तो आपको याद रखना कि भाई उस दिन जब ये संख्या बढ़ाई गई ना, तो वो महीने का आखिरी दिन था। और महीने का आखिरी दिन क्या होता है, या तो 30 या 31। तो आपको ध्यान रखना है 30 तो है नहीं, 30 से बड़ी तो 31 होती है। तो आपको याद रखना 31, भाई 31 तारीख थी। 31 तारीख से आपको याद रखना 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। कब, महीने के आखिरी दिन, यानी कि 30 या 31 तारीख। और इन दोनों में बड़ा कौन सा, 31। तो आपको ऐसे याद रखना। और 1973 में हुई थी। उसके बाद आया दोस्तों 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन जो आया 1975 में। ठीक है, तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन आया। और 1975 में ये आपको पता, देश में बहुत बड़ी इमरजेंसी भी लगी थी। लगभग 22 महीने की इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी दोस्तों, आपको पता होगा। प्यारे दोस्तों, उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे भाई, हमें याद करना है कि 36वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, सिक्किम से है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो वो कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम की 2011 के अनुसार जनसंख्या बहुत कम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा, सबसे कम है। तो 36वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, 1975 में भाई
सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो सिक्किम से निकाल हमने सिक्के, क्या निकाल लिया, सिक्के। तो हम सिक्के, सिक्के यानी कि पैसे। भाई एक हम रोड से जा रहे थे तो एक भिखारी होता है, वो हमसे सिक्के मांगता है कि मालिक आप थोड़े से कुछ सिक्के दे दो मुझे। ठीक है, यानी कि सिक्के मतलब मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं भूखा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भिखारी को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, छी 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 छी। देखो छी छी से 36 बन जाएगा, छी 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 छी, दूर हटो हम नहीं देते तुम्हें पैसे। तो छी छी से क्या बन जाएगा, 36। तो आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में आता है सिक्के, यानी कि सिक्के, सिक्के से सिक्किम बन जाएगा। और जब भी कोई हमसे सिक्के मांगता तो हम क्या करते हैं, छी छी करते हैं, छी छी यानी कि 36। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 1975 में। अब आता है प्यारे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। मैंने आपको बताया है कि ये भी आपका जो हुआ था 1976 में। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, लगभग 21 महीनों की लगी थी। तो उस समय जब ये 42वां संविधान संशोधन आया, जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, इसको मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान भी बोला जाता है प्यारे दोस्तों। भाई उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। उन्होंने हमारे देश में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए एक इमरजेंसी लगा दी हमारे देश के अंदर, जो कि बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया जो इनके खिलाफ बोल रहे थे। और लगभग माना जाता 22-23 लोगों को प्रताड़ित किया गया उसमें और मार दिया गया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सत्ता के लालच में इन्होंने बहुत देश की एकदम बुरी हालत कर दी थी। और इनके बेटे थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई भाई नसबंदी वाली। ठीक है, मतलब ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं इमरजेंसी की जो भाई आप अगर पढ़ोगे तो देखोगे कि इंदिरा गांधी ने कितने लगभग 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। वो तो और भी लगाना चाहते थे अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि भाई फिर क्या है, 1977 में लगभग 78 में लगभग जो है ये कांग्रेस को इसका भुगतान करना पड़ता है और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार आती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप, मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये हो सकता है आप में से कुछ को पता हो। प्यारे दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन आया जब उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसके तहत बहुत सारे बदलाव किए गए संविधान के अंदर। तो यानी कि एक तरह से इतने बदलाव कर दिए, कहने का अर्थ है इतने बदलाव कर दिए कि भाई दूसरा संविधान बना लिया जाए। तो इसको छोटा संविधान या मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया व इन्हें 51 में रखा गया। आपको पता है ना कि भाई हमारा जो भाग है 4A, एक तो भाग 4 है। ठीक है, मैंने बताया था टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग वैसे तो 25 है, लेकिन माने जाते 22 ही भाग है। संविधान के अंदर 22 भाग हैं भाई, उनके कुछ पार्ट है, ऐसे ऐसे करके 25 भाग हो जाते हैं। तो आपको पता है एक भाग है भाग 4 और एक है भाग 4A। ठीक है, और उसमें आपको देखोगे तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्य वो भाग 4A के 51A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देखोगे तो इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा गया, और उन्हें कहाँ पर रखा गया, 51A में रखा गया जो 4A के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों आगे देखना है, इसके तहत संविधान में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो आपसे पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जर्नली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो भाई मौलिक कर्तव्य मेन याद रखना, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इसके तहत 42वें के तहत। और इसके तहत संविधान में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये चार शब्द, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी जो वर्ड थे वो हमारे संविधान में जोड़े गए। अब आगे देखोगे, इसके तहत शिक्षा, वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
तो प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे विषय थे जैसे शिक्षा, वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण। ये पहले कौन सी सूची के अंतर्गत आते थे? ये आते थे राज्य सूची के अंतर्गत। मैंने आपको सूचियाँ भी अच्छी तरह से पढ़ाई हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन के तहत इन तीन चीज़ों को, एक तो शिक्षा जो मेन है, वो तो आपको शिक्षा याद रखनी है, वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटा दिया गया और उनको किस सूची के अंदर डाल दिया गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया। मैंने बताया था समवर्ती सूची वो सूची होती है जिन पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो ये देखो, तीन, शिक्षा, वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण जो है, इन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा से रिलेटेड कि बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको बताना 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा अब समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और ये ध्यान रखना, शिक्षा के साथ वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण, ये दो और ऐसे हैं जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, अब ये किसके अंतर्गत आते हैं? अब ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे आप देखोगे इसके तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार काम करेगा। देखो, इससे पहले ना 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 से पहले ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं था कि भाई, ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं थी कि भाई राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की कोई भी, मान लो जो भी वो प्रस्ताव भेजेंगे तो उसको मानने के लिए वो बाध्य होगा। ऐसा कोई भी मतलब संविधान के अंदर कोई भी ऐसी लिखित चीज़ नहीं थी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आया तो उसके तहत बोला गया कि भाई राष्ट्रपति जो है, जब भी कोई भी कैबिनेट मंत्री यानी कि जितने भी मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, अगर वो कोई प्रस्ताव भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है, यानी कि कोई मंत्रिपरिषद अगर प्रस्ताव भेज रहा है राष्ट्रपति के पास, तो उसको राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, लेकिन उसको मानने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको सहमति देनी पड़ेगी और उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे प्रस्ताव के ऊपर। तो इसके तहत, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री, भाई मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, की सलाह अनुसार काम करेगा। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार काम करता है? प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है उसकी सलाह, ठीक है, और जितने भी मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह पर काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि 5 से 6 वर्ष की गई। तो इसका रीजन आप अच्छी तरह से समझ सकते हो दोस्तों। उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो भाई उन्होंने क्या करा, लोकसभा और विधानसभा, वैसे तो इनकी अवधि ये मतलब इनकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया भाई, लोकसभा और विधानसभा की अवधि जो होती है यानी कि कार्यकाल होता है उसको 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 5 से 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन वर्तमान में आज भी 5 ही वर्ष है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा 42वें संविधान संशोधन में? एक तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इसके तहत जोड़े गए और उन्हें भाग 4A के 51A आर्टिकल में रखा गया। इसके अंतर्गत संविधान के अंदर एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को जोड़ा गया। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो शिक्षा है, वन संपदा है और जनसंख्या नियंत्रण है, इन तीनों को राज्य सूची से हटाकर कौन सी सूची के अंतर्गत डाला गया? समवर्ती सूची के अंदर डाला गया। आगे देखोगे, फिर इसमें एक प्रावधान और किया गया कि भाई अब जो राष्ट्रपति है ना, वो मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख जो प्रधानमंत्री है उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा। यानी कि अगर कोई वो प्रस्ताव भेजते हैं तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। आगे आप देखोगे तो लोकसभा और जो विधानसभा की जो अवधि होती थी 5 वर्ष, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये कुछ मेन बातें थी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। और भी कुछ
बातें हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। इतने सारे बदलाव हुए, इसलिए इस संविधान को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, या मिनी बोलो या लघु। लघु का मतलब छोटा, मिनी का मतलब भी छोटा, ठीक है। अब देखो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, ठीक है। वो कब हुआ था? 1976 में, ये हुआ 1978 में। अब इसके तहत देखेंगे दोस्तों क्या है। इसके तहत मूल अधिकार 7 से 6 कर दिए गए। मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोलो, एक ही बात है। मूल या मौलिक का मतलब एक ही है। तो इसके तहत मौलिक अधिकार कितने कर दिए गए भाई? पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत 7 जो मौलिक अधिकार थे, उनमें से जो हमारा एक संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर बल्कि एक कानूनी या विधेयी अधिकार बना दिया गया। इसके तहत मूल अधिकार 7 से 6 कर दिए गए भी। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर, यानी कि मूल अधिकार से हटाकर विधिक यानी कि कानून, विधिक का मतलब क्या है? कानून, कानून अधिकार बना दिया गया। अब भैया यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं होगा, बल्कि कानूनी अधिकार होगा। संपत्ति का अधिकार अब 300A में वर्णित है। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक यानी कि कानून अधिकार बनाया गया। तो आपको बताना है 44वां संविधान संशोधन के तहत। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही पूछ सकते हैं किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार 7 से 6 कर दिए गए। वो 7वां यही था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया तो 6 रह गए, ठीक है। और इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जाता, थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं कि बताओ अब संपत्ति का जो अधिकार है वो अब कहाँ पर है, कौन से आर्टिकल में? तो 300A आर्टिकल में। तो ध्यान रखना है 300A आर्टिकल में वर्णित है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब 300A आर्टिकल में वर्णित है। तो आपको ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, बताओ कि अब संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया है? तो 300A में डाल दिया गया। 300 नहीं है, 300A है। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि पुनः 6 से 5 वर्ष कर दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर तो थी इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री, फिर इन्होंने भाई इमरजेंसी लगाई और मतलब देश का नाश कर दिया पूरी तरह से। फिर अब उसका तो भुगतान करना था भाई। अब इंदिरा गांधी क्या थी? चुनाव हार गई। चुनाव हारने के तुरंत बाद यहाँ पर आती जनता सरकार, मोरारजी देसाई जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रथम गैर कांग्रेसी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। और उन्होंने भी कुछ बदलाव किए, जो इन्होंने थे भाई कुछ बदलाव कर दिए। इन्होंने क्या किया था? इंदिरा ने तो लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 से 6 वर्ष कर दी थी। इन्होंने वापस इसको लोकसभा एवं विधानसभा की जो अवधि है पुनः 6 से 5 वर्ष कर दी है। तो मैंने आपको बताया ना भाई, लोकसभा के जो अवधि होती है वो भी 5 वर्ष होती है, विधानसभा की भी जो अवधि होती है वो भी 5 वर्ष होती है। लेकिन यहाँ पर 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कर दिया था भाई? इनको 5 से 6 वर्ष करवा दिया था, ठीक है। लेकिन वापस जब मोरारजी देसाई की सरकार यानी कि जनता सरकार बनी, तो लोकसभा और विधानसभा की अवधि दोबारा से क्या कर दी गई? 5 वर्ष कर दी गई थी। 6 से घटाकर कितनी कर दी? 5 वर्ष कर दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति कैबिनेट द्वारा, अब क्या था, मैंने आपको बताया था कि भाई जो राष्ट्रपति है वो क्या करता था कि जो भी कैबिनेट मंत्रियों ने जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा, तो वो उसको मानने के लिए बाध्य था, उसको उसके ऊपर सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने जरूरी थे, ठीक है। लेकिन अब इसके तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत ये बदलाव किया गया कि भाई अगर कोई भी कैबिनेट मंत्रिपरिषद से कोई भी प्रस्ताव आता है, तो जो राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास उस प्रस्ताव को दोबारा भेज सकता है। मान लो भाई राष्ट्रपति को वो प्रस्ताव अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहेगा कि भाई वो प्रस्ताव को दोबारा भेज सकता है कि भाई आप एक बार और से विचार कर लीजिए, एक बार दोबारा विचार कर लीजिए कि क्या आप इस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेकिन वो केवल एक ही बार बोल सकता है, और अगर वह प्रस्ताव दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो उसकी मजबूरी बन जाएगी, उसको बाध्य होना पड़ेगा कि उस प्रस्ताव को
उसको मानना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी बात कि राष्ट्रपति कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को, जो कैबिनेट राष्ट्रपति के प्रस्ताव भेजेंगे, पहले तो मानने के लिए बाध्य था भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन फिर ये एक बार उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर वो दोबारा आया तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल में, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ जो कि आर्टिकल 352 के तहत आता है दोस्तों, तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह, ठीक है, अब सैन्य विद्रोह लिखा जाएगा या माना जाएगा कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह जो है होगा, यानी कि भाई आंतरिक सैन्य विद्रोह, अस्त्र शस्त्र के जरिए अगर विद्रोह हो रहा है तो तभी जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा जैसे इन्होंने लगा दिया था, तो ऐसे नहीं लगेगी इमरजेंसी। तो ध्यान रखना है भाई, नेशनल इमरजेंसी तभी लगेगी, केवल ऐसा नहीं कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है तो इमरजेंसी लगा दूँ। अब क्या होगा कि देश में अगर अस्त्र शस्त्र की वजह से भाई सैन्य विद्रोह हो रहे हैं, ठीक है, देखो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत आपको पता है 3 तरह से लग सकता है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार से लग सकता है? 3 तरह से। या तो युद्ध चल रहा हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, बाहर से कोई आक्रमण कर दे तो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और तीसरा है आंतरिक अशांति होती थी पहले, आंतरिक अशांति के कारण भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता था। लेकिन फिर इसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह मतलब माना जाएगा। भाई अगर सशस्त्र विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह हो रहा है तो तभी जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अदरवाइज राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। जो इन्होंने इंदिरा ने लगाया था ना आंतरिक अशांति के कारण, तो वो ध्यान रखना है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए या सैन्य विद्रोह होना चाहिए, तभी जाके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई भी इमरजेंसी लगा देगा। इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 व 21 जो है वो हमारे अधिकार बने रहेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में सारी जो हमारे अधिकार है वो ख़त्म हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। तो ध्यान रखना है भाई, सारे हमारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार 20 व 21 में आते हैं, आर्टिकल 20 व 21 में, वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय बने रहेंगे। यानी कि देश में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो आर्टिकल 20 व 21 बने रहेंगे। ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ नेशनल इमरजेंसी के बावजूद भी कौन से जो आर्टिकल है वो बने रहते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो बने रहेंगे। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ये निर्णय लिया गया, तो ये था 44वां संविधान संशोधन के तहत लिया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखेंगे 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसके तहत राजनीतिक दल बदल पर रोक का कानून लाया गया, वैसे 10वीं अनुसूची में रखा गया। क्या हम ये बात कर चुके हैं दोस्तों? 10वीं अनुसूची, जब हमने टोटल 12 अनुसूची होती संविधान के अंदर, 10वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी, 11वीं पढ़ी थी, 12वीं पढ़ी थी। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 10वीं सूची लाई गई, अनुसूची लाई गई, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया, दल बदल का कानून पर रोक लगाई गई। यानी कि भाई मान लो मैं जीत गया एक पार्टी से, लेकिन पैसों के लालच में मैंने जीतने के बाद क्या है, पार्टी बदलनी चाहिए, तो उससे क्या हो जाता है कि जो सरकार है उसमें अस्थिरता आ जाती है। उसको बनाए रखने के लिए दोस्तों इस पर एक कानून लाया गया जिसको दल बदल पर रोक का कानून कहा गया। तो इसके तहत राजनीतिक दल बदल पर कानून का रोक का कानून लाया गया, वैसे 10वीं अनुसूची में रखा गया। और कौन सी अनुसूची में रखा गया? दल बदल। मैंने आपको बताया था ना भाई, कक्षा 10 के बाद हम अपना कोई भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। तो ये 52वां संविधान संशोधन था जो कि 1985 में हुआ था, आपको ये याद रखना। अगला है दोस्तों 53वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ था। 2 हुए थे 1986 में मेन, एक तो 53वां और एक 55वां। तो मेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 53वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ, इसके तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो भाई मिजोरम को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया?
53वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1986 में हुआ, भाई मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ किस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो आपको बताना दोस्तों 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 55वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अब अरुणाचल देखो भाई, मैंने बताया था कि जब हमारा देश बना मतलब स्वतंत्र हुआ उस समय इतने राज्य नहीं थे, फिर धीरे धीरे बढ़ के बहुत सारे राज्य हो गए। अब देखो 55वां संविधान संशोधन आया 1986 में, और तब जाकर अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बना गए। ठीक है, तो ये 1986 में आया था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो अरुणाचल प्रदेश से हमने निकाल लिया अरुण नाम का एक लड़का है, वो 5वीं में 5 बार फेल हो गया। ठीक है, अरुण नाम का लड़का 5वीं में 5 बार फेल हुआ। ठीक है, फिर भी आज वो महीने के 55,000 कमाता है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अरुण नाम का लड़का 5वीं में 5 बार फेल हुआ है, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो वो महीने में 55,000 रुपये सैलरी लेता है। कि कोई बंदा सोचो ना, कितनी अजीब बात है कि भाई 5वीं में 5 बार फेल हुआ, 5वीं में 5 बार फेल हुआ। ठीक है, तो 5वीं में 5 बार फेल हुआ, इससे क्या बन जाएगा, 55 बन जाएगा। 55 से आ जाएगा अरुण नाम का लड़का यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1986 में 55वां संविधान संशोधन के तहत। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना 53वां मिजोरम। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद करनी है दोस्तों। और भी इसमें आप देखोगे, और भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो दूसरे पार्ट के अंदर आएंगे दोस्तों। और बहुत आसान चैप्टर है, एक बार वीडियो देखोगे तो आपको हो जाएंगे। तो दूसरे पार्ट में यानी कि इसके जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।